है? आपको रिया सब याद भी होगा, ज्यादा हम कुछ लिखवा ही नहीं थे। चलिए देखिए, कल के क्लास में क्या देखे थे? सर्वांग समता और उसका प्रतिबंध। क्या देखे थे? सर्वांग समता। देखिए थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक ना? देखिए सर्वांग समता का होता है कि कोई भी आकृति एक दूसरा आकृति सेम इसी प्रकार का आकृति होना चाहिए, ठीक है? और जब ये दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं तो राहुल इसको समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरूप। और कल एक और बात बताए थे, ठीक ना? कल एक और बात बताए थे आपका कि एक होता है सर्वांग समता, ठीक है? सर्वांग समता। ये देखिए जो सर्वांग समता होता है यानी सर्वांगसम होता है का ये ताको, जो सर्वांगसम होता है, ठीक ना? जो सर्वांगसम होता है वो समरूप भी होता। कल बताए थे, कल के क्लास में बताए थे ना कि जो सर्वांगसम होता है वो आपका क्या होता है? समरूप होता ही है। आया समझ में? अब सर्वांगसम कब होगा? सर्वांगसम वृत्त जो है सो त्रिभुज का कभी होगा सर्वांगसम? होगा? वृत्त का भी त्रिभुज का सर्वांगसम होता है? नहीं ना, नहीं होता है। तो बताइए ये दोनों अलग आकृति है, अब ये दोनों जब अलग आकृति है तो क्या ये समरूप होगा? समरूप नहीं होगा। क्या ये दोनों का रूप जो है से समान है? क्या ये दोनों जो रूप है से समान है? जब ये दोनों रूप समान नहीं है तो ये समरूप नहीं होगा। और समरूप ही नहीं होगा तो ये बात तय है कि ये जब सर्वांगसम भी नहीं होगा। सर्वांगसम कब होता है? एक आकृति उसी की तरह होना चाहिए, एक आकृति उसी की तरह होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। इसमें कंडीशन है क्या कि उसका जैसे वृत्त का बात कर रहे हैं तो वृत्त में होना चाहिए कि इसका त्रिज्या इसका त्रिज्या के का होना चाहिए? ये मान लीजिए R1 R2 ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी आपका क्या होगा? वृत्त। ये वाला वृत्त आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम। आएगा समझ में? लेकिन साथ में क्या हो जाएगा? समरूप। और समरूप में कहा जाता है कि आपका वृत्त का या त्रिभुज का कोई भी भुजा अगर बराबर है या नहीं है उससे इसको कोई मतलब नहीं होता। आएगा समझ में? इस समरूप बस एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे इस समरूप है, बड़ा छोटा है लेकिन समरूप है ना? समरूप है, लेकिन क्या इस सर्वांगसम होगा? नहीं होगा, क्योंकि बड़ा छोटा। इसको इस पर रखेंगे चाहे इसको इस पर रखेंगे पूरी तरीका से एक दूसरे को ढकेगा नहीं, ढकेगा नहीं, ढकेगा। आएगा समझ में? सर्वांगसम यही होता है और इसी को हम लोग सर्वांगसमता कहते हैं। क्या कह देते हैं? सर्वांगसमता। आएगा समझ में? फिर से सर्वांगसमता जो होता है से समरूप होता है। सर्वांगसमता जो होता है से समरूप होता है और समरूप जो होता है से मायने नहीं रखता है कि सर्वांगसमता होबे करेगा, सर्वांगसम होबे करेगा। जैसे हम समरूप दो आकृति ले ली, ठीक है? ये दो आकृति ले ली, ठीक ना? इस तरीके से कोई आकृति हम इसका दे दिए 2 3 4, 2 3 4। क्या ये दोनों जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका भुजा इससे बराबर, इसका भुजा इससे बराबर, इसका भुजा इससे बराबर, क्या ये ढक सकता है एक दूसरे को? हमारा आकृति नहीं लग रहा है लेकिन हम माप दिए उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जो हम भुजा के माप दिए क्या एक दूसरे को ढक सकता है? हाँ, जब ये ढक सकता है तो कौन होगा? अब क्या ये समरूप है? तो देखिए समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई हर बार बोल रहे हैं कि ऐसा कोई अलाउ नहीं है कि जो समरूप होगा वो सर्वांगसम
होबे करेगा, जो समरूप होगा वो सर्वांग सम होबे करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कुछ इसका हम प्रकार देखे थे। ये प्रतिबंध आपको ये बोलेगा कि इसके खिलाफ नहीं जाना है, आई बात समझ में। अगर ये नियम फॉलो हो रहा होगा तब भी आपका क्या होगा, तब भी आपका क्या होगा बाबू, सर्वांग सम होगा, नहीं तो नहीं। कल प्रतिबंध हम त्रिभुज के लिए लिखवाए थे क्या, कल प्रतिबंध लिखवाए थे त्रिभुज के लिए कल के क्लास में। देखिए ध्यान से, पहला लिखवाए थे एस एस एस, दूसरा लिखवाए थे एस ए एस, तीसरा लिखवाए थे ए एस ए, फिर चौथा लिखवाए थे आर एच एस। यही 4 आपका था। इस प्रतिबंध के नियम का क्या कहना है कि किसी भी त्रिभुज के 3 भुजा, तीनों को भुजा ना होता है, तीनों भुजा चाहे आपस में बराबर हो चाहे क्रमशः रूप से बराबर हो। जैसे कहने का मतलब कि एक त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका भी दो, इसका भी दो। ये बाबू दो भुजा है, और इसमें सारा भुजा आपस में क्या है, बराबर। और जब सारा भुजा आपस में बराबर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज। हम त्रिभुज के नाम पूछ रहे हैं। अरे सारा भुजा जब एक दूसरे में बराबर होता है तो कौन सा त्रिभुज है, 6 गो त्रिभुज बताए थे ना, कौन सा त्रिभुज है, कौन सा, समबाहु। सम सभी भुजा जिसकी बराबर होंगे उस त्रिभुज का नाम क्या रखे थे, समबाहु। लेकिन ये त्रिभुज दोनों आपस में बराबर है, भुजा से बराबर है। एक बात बताइए, जब भुजे बराबर होगा तो इसका एंगल भी बराबर होगा, होगा कि ना। जब एंगल बराबर होगा तो ठीक इस पर बैठेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, आई बात समझ में। अब ये तो मान लीजिए कि तीनों भुजा इसमें बराबर था। कभी ऐसा भी तो होता है, कभी आपका ऐसा भी होता है कि ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। इसमें क्रमशः के बात हो जाता है कि एक भुजा दूसरा भुजा से होना चाहिए बराबर। क्या सब में 3 है, नहीं, इसमें 3 है तो एगो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी एक 4 है, इसमें 5 है तो इसमें भी एक 5 है। यहाँ पर क्रमशः की बात करते हैं। 2 त्रिभुज में क्रमशः भुजाएं, 3 क्रमशः भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ऐसे तो टोटल भुजा बराबर होगा तब भी होगा। अब इस तरीका से भी भुजा अगर बराबर होगा, एक भुजा इसके भुजा से बराबर, फिर दूसरा भुजा इसके भुजा से बराबर, तीसरा भुजा इसके भुजा से बराबर, तो हम बोल देंगे फिर भी क्या है, कहने क्या, सर्वांग सम। क्या होता है, सर्वांग सम। क्या होता है, सर्वांग सम। बताइए तो ये दोनों अभी समरूप है, समरूप है तो है, आए समझ में, समरूप है। यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी ये तो इसके लिए। अब कल एकरा में हम बताए थे, कल इसमें बताए थे कि देखिए इस नियम में क्या होता है कि 3 भुजा होते हैं। क्या होते हैं, तीनों के तीनों भुजे होंगे, तीनों के तीनों आपका इसी भुजा के आधार पर देखेंगे। किस आधार पर देखेंगे, तीनों के तीनों किस आधार पर देखेंगे, भुजा के आधार पर। पहला नियम है। लेकिन दूसरा नियम में कह रहा है कि आपका ये जो आपका एस है, साइड है, एंगल है, और फिर क्या चीज है, साइड। यानी 2 भुजा रहना चाहिए और एक एंगल, 2 भुजा रहना चाहिए। जैसे एक त्रिभुज हम इस तरीका से लेते हैं बाबू, ठीक है, इस तरीका से ले लिए। ए वाला का मान है 80 डिग्री, और इसका है 3, अब इसका है 4, इसका है 80 डिग्री, अब यह 3, अब यह है 4। बताइए ये दोनों जो है से किस नियम से त्रिभुज होगा, सर्वांग सम। ये दोनों त्रिभुज एस से। कैसे जी, तो देखिए ये 3 है तो इसका भी 3, ये 4 है तो इसका भी। लेकिन ये दोनों भुजा जो है इसी के बीच में एगो कोण बन रहा है रे। अगर हम बोले बाबू कोई ऐसा भी हो जाता है कि आपको एंगल इधर दे दिया 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे त्रिभुज दे दिया, ठीक है, यहाँ पर
ठीक ना। अब यहाँ पर आपका यहाँ दे दिया 60 डिग्री, और फिर बोल दिया ए वाला दो दो दो, और ई बोल दिया 3, ए बोल दिया 2 और ई बोल दिया 3। क्या एक बात बताइए आप जरा सा, ई भुजा दिया हुआ है और ई भुजा दिया हुआ है, ये 2 और ई 2, ठीक है। ई 2 और ई 2 और ई 3 नहीं, ई 2 और ई 3, आई बात समझ में। अच्छा, ई दोनों जो लाइन अटैच कर रहा है यहाँ पर कर रहा है, टर्च आपस में कहा ये दोनों लाइन कर रहा है। आगे बताओ तो इसको बढ़ाएंगे इधर, अब इसको बढ़ाएंगे इधर, तो बताओ तो बाबू कब वो आपस में कटेगा, कब वो मिलेगा, कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर ना। क्या यहाँ पर एंगल का मान दिया है, यहाँ पर एंगल का मान मालूम है, मालूम है नहीं। तो एक बात बताइए ना, ई वाला एंगल मालूम है ना ई वाला एंगल मालूम है, तो क्या ई आप सर्वांगसम कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि जिस भुजा के साथ आपका एंगल बन रहा है, जिन दो भुजा के साथ एंगल आपका बन रहा है, एक का तो मान है, एक का मान मालूम है नहीं है, एक का मान इधर है, एक का मान इधर है। तो इस कंडीशन में आपको ऐसा करना, ये मालूम एंगल चलेगा तब न जी, ठीक है। ये 60 है, हमको मालूम है कि ई वाला भुजा और ई वाला भुजा कितना है, मालूम है नहीं ना। अगर मालूम, चलो ठीक है, मानते हैं कि ई आपका 3 है, ए आपका 2 है, कितना है 2, ई आपका 2 और ई आपका 3, और ई आपका 2 और ई भी आपका 3, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसका तो लंबाई बराबर होना चाहिए, है होना चाहिए ना। लेकिन ये कितना एंगल है आपको मालूम है नहीं ना, मतलब ये प्रतिबाधा कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिबाधा, ठीक ना। आएगा समझ में। ऐसा कंडीशन में आप लोग की पूरी तरीका से एक बात याद रखिएगा, जिन भुजा के साथ एंगल बनता है उसी भुजा के साथ हमको वो दोनों भुजा मालूम होना चाहिए, न तो उसके लिए तीसरा भुजा मालूम करने पड़ जाएगा। आए बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे आज 2 एंगल देना रहेगा, कितना एंगल देगा, 2 एंगल, और उसमें एक भुजा रहेगा, उसमें एक भुजा रहेगा। तो आइए थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं हमारा। अब हम नेक्स्ट प्रतिबंध लिखेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट प्रतिबंध, नेक्स्ट प्रतिबंध क्या है, त्रिभुज का ना, तीसरा ना था जी, तीसरा प्रतिबंध था ए एस ए, लिखिए साथ साथ, ठीक है। इसमें है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण तथा एक भुजा 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 क्रमशः दूसरे त्रिभुज के 2 कोण तथा एक भुजा बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे,
सर्वांग सम कहलाते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि दो त्रिभुज में दो एक त्रिभुज का दूसरा त्रिभुज से लिख लिए है। आगे इसी प्रकार लिखिए तब समझे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम त्रिभुजे पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए त्रिभुज पर ही क्या करेंगे। मान लीजिए ई आपका 60 डिग्री, अब इधर से ई आपका कितना डिग्री, इधर से मान लेते हैं कि है आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री तो ये आपका मान लेते हैं कि भुजा है 4 मीटर। ए बी सी, इसी प्रकार से एक और त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये भी आपका 60 डिग्री, अभी भी आपका 45 डिग्री, और एक भुजा दिया हुआ है। अब ई नाम ले लेते हैं पी क्यू आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, तो एकरा में अगर हम देखें ये दोनों त्रिभुज में, अगर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अगर रिलेशन देखें तो देखिए, तो कोण ए बी सी बराबर लिख सकते हैं कोण ए सॉरी उस त्रिभुज में देखें पी क्यू आर। फिर ये भी बात लिख सकते हैं कि बी सी बराबर में क्यू आर। फिर ये भी बात लिख सकते हैं कि ए सी बी बराबर ए पी आर क्यू लिख सकते हैं ना। ये जो बात लिखे हैं एकरा में दो एंगल है, अब एगो भुजा बराबर है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक ना। किस नियम से बाबू, तो दो एंगल, तो ए एस ए सर्वांगसमता के नियम से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना उतारिए। ठीक, डिफिनेशन में सब बात लिखा हुआ आन के देखिए, समझिए। कुछ एकरा में हम किए नहीं है। क्रमशः या क्रमांक क हम लिखना चाहते थे, क्रमशः। ठीक है यार, है क्रमांक लिख रहे थे, क नहीं लिखे। क्रमशः होगा, क्या होगा, क्रमशः। देखिए ध्यान से, इसमें कुछ नहीं कहा। देखिए डिफिनेशन में, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, कितने कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, तथा एक भुजा एक क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण, दूसरा तो यही ना होगा, पहला ही तो दूसरा, पहला ही तो दूसरा, ऐसे हो। तथा एक भुजा बराबर हो, तथा एक भुजा का हो, बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहलाते। बस खत्म। मतलब ये वाला जो एंगल है इस त्रिभुज के इस एंगल से बराबर है ना। और ये वाला जो एंगल है इस त्रिभुज के एंगल इससे बराबर है, और साथ में ये भुजा भी आपका बराबर है।
तब हम ऐसे सिचुएशन में क्या बोल देते हैं कि आपका जो है से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम। देखिए वही बात लिखे हैं कि अगर हम बात करें एबीसी त्रिभुज में तथा पी क्यू में, तो देखिए कोण, यहाँ देखिए क्या लिखे, कोण ए बी सी, ए बी यानी 60 बराबर पी क्यू आर, पी क्यू बराबर 60। फिर उसी में हम भुजा दे दिए बी बी, फिर बराबर कोची क्यू आर, क्यू आर दोनों 4-4 मीटर है। फिर देखिए एंगल ए सी साथ में कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, ई 45 तो ये हो। अब बता, दो गो एंगल हो गया करन बराबर, एगो भुजा हुआ था बराबर, अभी दोनों एक भुजा बराबर और दो एंगल बराबर, तो दोनों आपस में त्रिभुज क्या होंगे, क्या होंगे, सर्वांग सम। क्या होंगे, सर्वांग सम। और किस नियम से, तो ए सर्वांग समता के नियम, हाँ एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के नियम से। शांत रहिए, बताइए इसमें अब कोई समझने में दिक्कत नहीं। अब एक आपका बच रहा है राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनस। चलो अब यहाँ ध्यान दी बाबू, ठीक है। चार आपका है RHS। अब इसको हम फर्स्ट बार सेकेंड बार जब पढ़े थे तो हमको भी लगता था कि राइट हैंड बोलते ना, अरे LHS, अरे वो क्या बोलते RHS, राइट हैंड साइड है, वो इसको समझते थे जब लेकिन R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनस और S मतलब साइड। इकरा में आपका एक डिफिनेशन होता है, फट से लिखिएगा हमारे साथ, ठीक है ना। लिखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज के, यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा क्रमशः, हाँ कर्ण, एक में कौन आएगा, कर्ण आएगा, क्रमशः दूसरे त्रिभुज नहीं, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा आपस में बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। अब समकोण आ गया है तो एक कोण तो फिक्स है कि कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, है बात समझ में।
ध्यान से उतारिए। जैसे ये आपका त्रिभुज है इस तरीका से, ठीक है। तब चित्र ही बना के अभी देंगे। 90 डिग्री के सामने क्या होता है हमेशा? क्या होता है? कर्व। 90 डिग्री के साथ हमेशा क्या होता है? इसीलिए ना मैथ आप लोग के भारी क्यों हो जाता है, मालूम है? भारी इसलिए हो जाता है ना कि मैथ जो है एक चैप्टर गायब करते हैं कहीं से, एक चैप्टर कहीं से गायब करते हैं ना, तो क्या होता है कि इसका देखिए तो रिलेशन समझ में तुरंत आया, पीछे पढ़े थे। और जो बच्चा नहीं पीछे पढ़ ले रहा था उसको ये कुछ ही हो रहा है ऐसी बोलेगा, कौन परिंदा आ गया? नहीं बोलेगा क्योंकि अब तो पढ़ लिया, तो कहाँ से बोलेगा? अभी बोलेगा और हम बोलेंगे तब, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है हाइपोटेनस। आज मीनिंग सही दिखे अरे हाइपोटेनस। कल गलती हुआ, बात सुधार कर ली, हमको मालूम। एक बात बताते हैं, गलती से डरना नहीं, लेकिन उसको 2 बार 3 बार 4 बार गलती करना नहीं है बात समझ में? तो गलती, अच्छा एक बात बताओ, बहुत बड़े बड़े इंसान का देखोगे, उससे जाके पूछना का आपने लाइफ में एक भी गलती नहीं किया, तो बोलेगा कि हम इतना गलती किए हैं, इतना गलती किए हैं, तब जाके आज यहाँ पहुंचे। पूछ लेना, अमानी से जाके बात करना, एक बार बातें नहीं करे देगा तुमको। बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, हम लोग से है ना रे, धन दौलत शोहरत इस सब में है ना, यही तो समाज जानता है। तो हाइट में छोटा इशारा कर रहा है हाइट पर, हाइट में तो छोटा ही है, लेकिन बड़ा मतलब यह समाज किसको बड़ा मानता है? छोटा आदमी को नहीं, छोटा आदमी को छोटा बोलेंगे, बड़ा आपसे अगर डाउन में है तो उसको आप छोटे मानिएगा, चाहे हाइट में हो, उम्र में हो, धन दौलत में हो, कुछ में आपसे वो छोटा है तो सही बोल रहे कि ना। चाहे उम्र में छोटा होगा तो आप उसको छोटा मानिएगा, कद में छोटा हो, कितने उम्र से बड़ा हो तो छोटे मानिएगा। हाँ रे, हम देख रहे हैं सब, समझ गए? भले उम्र से बड़ा है, लेकिन उसको लगता ना कि हमारा तो हाइट बढ़ गया, हम ही बड़ा हो गए, ऐसा होता है। और कुछ होता है कि केतनो आप छोटा है ना, केतनो आपसे भी बहुत है, बच्चा छोटा छोटा करोड़ों का मालिक है, अपना उसका अकाउंट में उसका अपना पैसा है, उतना है कैसे कर रहा है? तुमसे बढ़िया बढ़िया के बनेगा करोड़पति में घुसता है, वहां जितने ट्यूशन के जवाब देगा उतने तुम्हारा पैसा बढ़ते जाएगा। का तू करेगा? कहा है फिर खाली दूध बेचेगा? का समाजों में चलो का हो रहा है ऐसे, ठीक ना? एक से एक सोशल मीडिया पर एक से एक आपको अजीब अजीब आदमी मिलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, ठीक है, लिखिए इसको। देखिए इधर क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, R फॉर राइट एंगल और H फॉर हाइपोटेनस और S फॉर साइड। इसमें क्या होता है कि आपको राइट एंगल होना चाहिए। कौन सा एंगल होना चाहिए? दो त्रिभुज के क्या बराबर होना चाहिए? राइट एंगल। बोले तो 90 डिग्री वाला कोण दोनों आपस में क्या होना चाहिए? पहला तो बराबर, और दूसरा बात कि इसका हाइपोटेनस यानी कर्व बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? कर्व। क्या बराबर होना चाहिए? कर्व। ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, आपस में बराबर है। उसी प्रकार आपका एक कोई साइड बराबर होना चाहिए, एक कोई साइड, चाहे नीचे वाला चाहे
नीचे वाला ई बराबर है आपस में, और इसी के आधार पर हम लोग बोल देते हैं कि आपका RHS नियम से ये दोनों आपका क्या है, सर्वांग समता क्या है। देखिए यहाँ पर वही बात लिखे हैं, त्रिभुज XY तथा त्रिभुज ASTU। इसमें देखे तो त्रिकोण XYZ 90, फिर बोल दिया है कि बराबर में कोण ASTU 90 दोनों आपस में है। छोड़ दीजिए, वो समझ गए। देखिए YZ बराबर कौन से TU। अब ऐसे मत लिख दिया कि YZ और बराबर में लिख दिया SU, ये गलत है ना। बराबर ये 4 भी 5 है, बराबर है ना बराबर है। 4 5 बराबर आपस में होगा, नहीं होगा। X और Z S और SU देखिए तो दोनों आपस में क्या है, इसीलिए लिख दिया कि त्रिभुज XYZ सर्वांग समका क्या, त्रिभुज STU किस नियम से, RHS सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से। यहाँ तो कोई दिक्कत अभी नहीं कहे कि क्लास में रहेगा तब न ध्यान देगा। ई तक तो हम लोग की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम लोग का कोई अभी तक दिक्कत नहीं है। एक बात अभी हम लोग नोट पॉइंट देखें, देखिए यहाँ नोट में क्या लिखे है कि सर्वांग समता होने के क्रम में, ठीक है, बराबर भुजाओं तथा कोणों का अंतर या तो शून्य होगा या तो नगण्य मान होगा। जैसे आप लोग एक बात बताइए, अभी आप लोग एक बात बताइए, ई 5 ई 4 अभी ये कितना है 6 मान लेते हैं। इसी प्रकार से ये आपका 5 ये आपका 4 अभी आपका 6। अच्छा जो ध्यान दीजिए, जो बराबर भुजा रहता है उसको घटाएंगे तो उसका मान क्या आएगा, जो बराबर ये भुजा इसके बराबर है, अभी दोनों सर्वांग सम होगा। ये भुजा इसके बराबर है, इस भुजा का इसमें से घटाएंगे तो क्या मान आने वाला है, 5 - 5 अंतर हम बोले हैं, क्या बोले हैं अंतर, क्या बोले हैं अंतर। जो बराबर भुजा होता है एक त्रिभुज से दूसरा त्रिभुज, समझिएगा थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ठीक ना। एक त्रिभुज का दूसरा त्रिभुज से क्या, जो बराबर भुजा होता है उन दोनों का अंतर क्या होता है 0, या फिर आपको 0.23 ऐसे कुछ आएगा, तो इसी के लिए इसको बोला गया है क्या, नगण्य मान। या फिर 0. कुछ इस तरीका से आता है तो इसी को बोल दिए हैं क्या, नगण्य मान। नगण्य मान, अभी नगण्य मान का ही वैल्यू होता, मान लेते हैं कि 0 है, क्या है 0, क्या है 0। फिर से समझाएं, अगर मान लीजिए ई 4 है और ई 4 आपस में बराबर है, ये 4 और 4 का अंतर कितना होगा, ई 6 है अब ई 6 है, ई 6 और 6 का अंतर कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। सपोज डेट मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, सपोज डेट मान लीजिए कि आपका कोई एंगल दिया है, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, ये 60 और ये 60, इस 60 में से 60 घटाएंगे तो कितना 0। यही बात लिखवाए थे कि जब सर्वांग समता होगा तो एक भुजा दूसरे भुजा में से अंतर कीजिएगा, ध्यान से अंतर कीजिएगा, उस टाइम आपका क्या मान होने वाला है, या तो 0 होगा या उसका नगण्य मान आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम घर जाला के बकायदा। अरे है ठीक है, आज की सेवा आपका इतना ही रहेगा। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन हमारे साथ कैसे मिलता, कैसा कैसा बर्ताव हमारे साथ क्वेश्चन करता है, उस पर अब हम चर्चा करेंगे अगला क्लास में। ठीक है, होली अब बीतने दीजिए, ठीक है, होली बाद, ठीक ना है, कल तो खुला ही है। हमार क्लास
बंद आपको बंद करना होगा तो बंद करिए, हमारा जो ये मन होगा वही हम बंद करेंगे। समझ गए? आपको जिस जिस दिन मन करे कि बंद करना है तो कर दे। और एक बात और सुन लीजिए, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टेस्ट में आने वाला है, चैप्टर पिछला का 9 चैप्टर का आप लोग का बहुत ही अच्छा तरीका से होगा टेस्ट। लगभग आपका 6 पेज में क्वेश्चन है, ठीक है ना। 15 ऑब्जेक्टिव और शायद 22-23 नहीं सॉरी 17-18 वो है क्या चीज सब्जेक्टिव। इस तरीका से लंबा लंबा टाइप किया हुआ है, और जो आप क्वेश्चन बनाए हैं उसी क्वेश्चन का है। समझ गए? आप कौन सा क्वेश्चन है कौन नहीं है वो आप देखिएगा साहब। आप ऐसे बोलिएगा ये तो बनेबे किए थे लेकिन अब हमको बनवे नहीं आ रहा। अब आप नहीं चाहिएगा कि उसमें कुछ प्राइज भी दिया जाएगा, ठीक है? आएगा समझ में? तो टेस्ट में बढ़िया से इन्वॉल्व। अब एक बात और कि परिभाषा याद कर लीजिएगा, जितना भी डिफिनेशन लिखवाए थे हम बोल दिए तो आएगा। बात कर, बाकी कौन आएगा ही नहीं बोलेंगे। आएगा समझ में? समझ गए? आप जो याद करते हैं अब उतना क्लू मत दीजिए, ना तो आप ही पीछे हो जाइएगा। उतना ही कैसे लिखेगा? अब आपको बता दिए, उसका कोई आइडिया नहीं था, अब वो आइडिया लगा समझे? तो टेस्ट में इतना ही बचाना है और कोई तो नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? टेस्ट में आइएगा। अब अपनी आम अमली और महुआ और चांदा और सरसों लिखिए है। टेस्ट का अलाउंस हम कर दिए तो होली बाद ले ही लेंगे। संडे के जिस दिन समझ गए? अब अगर तैयार है तो बोलिए, हम ले लेते हैं परसों दिन होली के दिन। अच्छा आज क्या तारीख है रे? कौन तारीख?